जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर क्या 3 को। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या आपका धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या है ये चैप्टर जो आपका एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से यहाँ क्या है आपका सवाल भी क्या है पूछा जाता है। तो हम लोग क्या इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से क्या है पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं अब क्या है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है परिचय, है ना। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं वे विभिन्न तत्वों से क्या बनी है। इन तत्वों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कहने का क्या मतलब है कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वह किन्हीं न किन्हीं क्या है वस्तु तत्व से मिलकर क्या है का बना है। ठीक है, और इन तत्वों को क्या है दो भागों में मुख्यतः दो भागों में क्या है बांटा गया है। सबसे पहले हम तत्व किसे कहेंगे, तो वे पदार्थ जो केवल केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तत्व बोलते हैं। बस में क्या तत्व किसको बोलेंगे, तो वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो, है ना, वो पदार्थ क्या कहलाएगा आपका तत्व कहलाएगा। बस में आया। तो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वो किन्हीं न किन्हीं क्या तत्व से मिलके बना है और ये तत्व को क्या है हम लोग दो भाग मुख्यतः दो भागों में क्या है बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा बांटा गया है दो भागों में, तो धातु और अधातु रूप में। मतलब जो भी पृथ्वी पर आपका तत्व पाया जा रहा है उसको मेनली हम दो भागों में क्या है बांटते हैं, या तो वो तत्व आपका धातु होगा या तो अधातु होगा। ओके, अब देखते हैं क्या जो मॉडर्न टाइप में मतलब वर्तमान आवर्त सारणी है उसमें तो धातुओं की संख्या कितना है, कुल धातुओं की संख्या कितना है 91 है और अधातुओं की संख्या कितना है 22 है। और मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु बोलिए या तो उप धातु बोलिए, है ना, इसकी संख्या कितना आपका तो 5 है। ठीक है, मतलब टोटल अभी वर्तमान आवर्त सारणी में 118 क्या है तत्व है और 118 तत्व में से आपका 91 क्या है धातु है, 22 आपका अधातु है, 5 आपका क्या है उपधातु है, मिश्र धातु है। ठीक है, अब हम लोग क्या है धातु किसे कहेंगे, है ना, देखिएगा तो एक करके पढ़ते हैं क्या धातु मेटल। तो धातु में वे तत्व है जो सामान्यतः चमकदार, कठोर, ऊष्मा तथा विद्युत के क्या चालक होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं धातु हम लोग किसको बोलेंगे, तो धातु में आपका वे तत्व होता है क्या है, धातु आपका वे तत्व को हम बोलेंगे जो क्या है कठोर होगा जिसमें चमक का गुण पाया जाएगा, जो ऊष्मा और विद्युत का क्या होगा चालक होगा, वे तत्व आपका क्या कहलाएगा आपका धातु कहलाएगा। बस समझ नहीं आया, धातु हम किसको बोलेंगे, तो वे तत्व जिसमें चमकदार का गुण, कठोरता का गुण, विद्युत और ऊष्मा का चालकता का गुण पाया जाएगा, तो हम उस तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे धातु बोलेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल में देखिएगा लोहा, है ना, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, ये सब आपका क्या है धातु है। ओके, ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे पढ़ते हैं क्या अधातु। ठीक है, नॉन मेटल्स, इसका डेफिनेशन क्या है, तो अधातु में वे तत्व है जो सामान्यतः भंगुर होती है तथा ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है चालक होती है। अधातु हम लोग किसको बोलेंगे, तो वे तत्व जो भंगुर होती है तथा ऊष्मा और विद्युत का उच्चालक होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे अधातु बोलेंगे। भंगुर मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको पीटेंगे, है ना, उस पदार्थ को क्या करेंगे हम अगर पीटते हैं तो वह पदार्थ क्या है टूट जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको भंगुर बोलते हैं। ठीक है, तो अधातु किसको बोला जा रहा है कि वे तत्व जिसमें भंगुरता का गुण, है ना, और वो क्या होगा ऊष्मा और विद्युत का चालक होगा, तो वे तत्व जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा अधातु कहलाएगा। बस नया मतलब कहने का जो अधातु होता है धातु का क्या विपरीत होता है। ठीक है,
अब देखिएगा इसे अधातु को एग्जाम्पल देखिएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना, गंधक, सॉरी सल्फर को नहीं बोलते गंधक, ठीक है, ये सब आपका क्या है, अधातु है, ठीक है। अब हम लोग क्या आगे पढ़ते हैं, क्या धातु एवं अधातु के भौतिक गुण, क्या है, धातु एवं अधातु के भौतिक गुण में अंतर पढ़ लें, ठीक है, दोनों साथ साथ हो जाएगा आपका। क्या पढ़ रहे हैं, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों में अंतर। देखिएगा पहला गुण क्या है मेरा, चमकदार, क्या है पहला गुण, चमकदार। तो अगर कोई तत्व क्या है, अगर कोई तत्व धातु है तो उसमें चमकदार का गुण पाया जाएगा। तो लिखे हैं कि धातु में चमकदार होती है और पॉलिश करने पर और भी क्या है, चमक देती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पदार्थ आप सॉरी कोई तत्व आपका क्या है, धातु है, तो वो कैसा होगा, चमकदार होगा। अगर उसमें हम और पॉलिश कर देते हैं तो क्या होगा, और भी उसका चमक क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन उसी में चमकदार के गुण में अगर हम अधातु की बात करें तो अधिकांश अधातुएं, मतलब जितने भी अधातु है वो क्या है, मंद एवं चमकहीन होती है। कहने मतलब कि उसमें चमक का गुण नहीं पाया जाता है, किसमें, अधातु में, ठीक है। और इसका एक अपवाद है, क्या है, अपवाद, क्या, आयोडीन। आयोडीन आपका अधातु है, क्या है, अधातु है, लेकिन ये क्या होता है, चमकदार होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि ऐसे अधातु का नाम बताइए जो क्या है, चमकदार हो, जिसमें चमकदार का गुण पाया जाता है, क्या बोलेंगे, आयोडीन, है ना। मतलब आयोडीन जो है आपका क्या है, अधातु होते हुए भी क्या है, चमकदार का गुण पाया जाता है। अब हम लोग क्या दूसरा गुण देखते हैं, क्या, विद्युत का चालकता, है ना। अगर कोई तत्व क्या है, धातु है, तो उसमें क्या है, विद्युत की चालकता का गुण पाया जाएगा। मतलब जैसे देखिए क्या बोल रहा है कि धातु में विद्युत की क्या अच्छी चालक होती है। मतलब अगर कोई तत्व क्या है, धातु है, उसमें विद्युत क्या होगा, प्रवाहित होगा, ठीक है। और अगर कोई पदार्थ क्या है, अधातु है, तो क्या करेगा वो, उसमें वो अगर कोई तत्व आपका क्या है, अधातु है, तो वह क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। लेकिन इसमें भी एक आपका क्या है, अपवाद है, क्या, ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका क्या है, अधातु, क्या है, अधातु है, लेकिन वो क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन गया कि एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो क्या है, विद्युत का क्या हो, चालक पर विद्युत का, जिसमें चालकता का गुण पाया जाएगा, क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट, है ना। ठीक है। अब हम लोग क्या है, तीसरा गुण पढ़ते हैं, क्या, उष्मा की चालकता। अगर कोई तत्व आपका धातु है तो उसमें क्या है, विद्युत क्या प्रवाहित करेगा। मतलब अगर हम किसी धातु को एक सिरा को गर्म करेंगे तो उसका दूसरा सिरा भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि तो उसमें क्या उष्मा प्रवाहित हो रहा है, एक सिरा से दूसरे सिरा तक क्या उष्मा का प्रवाहित हो रहा है। समझ में क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई तत्व क्या है, धातु है आपका, तो वह उष्मा का क्या है, चालक होगा, सुचालक होगा, है ना, उसमें उष्मा क्या होगा, प्रवाहित होगा, है ना। और अगर उसी में देखेंगे उष्मा चालकता में अधातु का गुण, तो अधातु क्या है, उष्मा का कुचालक होती है। मतलब उसमें उष्मा क्या प्रवाहित आपका नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, तन्यता, क्या है, तन्यता। देखिएगा अगर कोई पदार्थ सॉरी कोई तत्व आपका क्या है, धातु है, क्या है, धातु है, तो देखिएगा क्या बोल रहा है कि धातु तन्य होती है, मतलब उन्हें पतली तार में क्या खींचा जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि अगर कोई तत्व क्या है, धातु है, उसमें तन्यता का गुण पाया जाएगा। तन्यता का मतलब क्या है कि उसको खींच के पतला तार में क्या है, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि सबसे तन्य धातु कौन सी होती है ना, मतलब कौन सा धातु सबसे पतला तारों में क्या है, परिवर्तित किया जा सकता है।
तो सोना आपका ऐसा धातु है जिसमें क्या तन्यता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। 1 ग्राम सोना को अगर 1 ग्राम हम सोना लेंगे तो उससे 2 किलोमीटर पतला तार क्या है हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे तन्य धातु कौन सा होता है, सोना होता है। उसी तन्यता के गुण में हम क्या देखेंगे, अधातु को। तो अधातु तन्य नहीं होती है ना। क्या बोल रहे थे, जितने भी अधातु होगा उसमें तन्यता का गुण क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या है, आघात वर्धनीयता क्या है, आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता क्या है, तो देखते हैं कि धातुएं आघात वर्धनीय होती है, मतलब धातु को पीटने पर टूटती नहीं है, पतली चादर में क्या बदल जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई तत्व धातु है तो उसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाएगा। आघात वर्धनीयता मतलब क्या होता है कि अगर उस धातु को हम पीटेंगे तो वह टूटेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, पतला चादर में बदल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता का गुण। अगर उसी पर्पस में अधातु की बात करें, क्या है अधातु, क्या है आघात वर्धनीयता की बात करें, अधातु में आघात वर्धनीयता नहीं होती है। मतलब अगर हम कोई धातु को क्या करेंगे, पीटेंगे तो क्या होगा, वह टूट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं, क्या सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिंग सीरीज क्या है, रिएक्टिंग सीरीज। देखिएगा ये क्या होता है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है सक्रियता। ठीक है, क्या है सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिंग सीरीज। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है आपका, देखिएगा तो सक्रियता श्रेणी धातुओं की क्या है, सक्रियता श्रेणी धातुओं की ऐसी सूची है जिसमें उन्हें क्या है, जिसमें उन्हें उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में क्या व्यवस्थित किया गया है। मतलब क्या बोल रहा है कि सक्रियता श्रेणी आपको कुछ नहीं है, सक्रियता श्रेणी क्या है, धातुओं का आपका एक ऐसा सूची है ना, जिन्हें अभिक्रियाशीलता के आधार पर क्या है घटते क्रम में क्या है सजाया गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सक्रियता श्रेणी बोलेंगे। बस समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हैं, तो सक्रियता श्रेणी आपका एक धातुओं की क्या है सूची है ना, जिसे क्या है अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को क्या है घटते क्रम में क्या है सजाया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी सूची को सक्रियता श्रेणी बोलेंगे। बस समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हैं कि सक्रियता श्रेणी आपका धातुओं की एक ऐसी सूची है जिन्हें अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में क्या व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, उन्हें उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सक्रियता श्रेणी बोलेंगे। ओके, जैसे इसमें कहने मतलब क्या है कि जो सबसे ऊपर क्या है, जो सबसे ऊपर होगा पोटासियम, इसका सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा, और जो सबसे आपका नीचे है कौन, गोल्ड सोना। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सबसे कम अभिक्रियाशील क्या होगा, धातु होगा। बस नहीं आया, वही है कि अगर हम जैसे जैसे क्या नीचे की ओर जाएंगे घटते क्रम में आएंगे, वैसे वैसे क्या आपका धातु का अभिक्रियाशीलता का जो गुण है वो क्या धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर है कौन, पोटासियम, वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा, और जो सबसे नीचे है कौन, सोना, वो क्या होगा आपका सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होगा। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा सोडियम उससे थोड़ा कम था, पोटासियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, क्या है मैग्नीशियम। मतलब हम जैसे जैसे नीचे आएंगे मेरा अभिक्रियाशीलता का जो गुण है धातु का वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। हाँ, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, अभिक्रियाशीलता का गुण क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब उसमें अभिक्रियाशीलता क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिएगा पॉइंट क्या लिखे हैं कि इस सूची में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु ऊपर तथा सबसे कम अभिक्रियाशील क्या धातु नीचे रखा गया है। मतलब ये आपका जो सक्रियता श्रेणी है, ठीक है, इस सूची में जो सबसे ऊपर है पोटासियम, वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा, और जो सबसे नीचे है कौन, गोल्ड, वो क्या होगा आपका सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होगा। ठीक है, देखिएगा एक पॉइंट और है, सोडियम और पोटासियम क्या है, सोडियम और पोटासियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ऑक्सीजन तथा जल के साथ बहुत तेजी से क्या करता है, अभिक्रिया करता है,
इसलिए सोडियम और पोटासियम को क्या केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि सोडियम और पोटासियम आपका ऐसा धातु है जो बहुत ही क्या अभिक्रियाशील धातु है, या ये जो सोडियम और पोटासियम है ये ऑक्सीजन के साथ भी और जल के साथ भी बहुत तेजी से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। इसीलिए सोडियम और पोटासियम को हम लोग क्या है केरोसिन तेल में क्या डुबो के रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या धातुओं के रासायनिक गुण। देखिएगा धातु का रासायनिक गुण, ठीक है, और अभी यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, धातु का भौतिक गुण, है ना। अधातु धातु और अधातु के भौतिक गुण पढ़े थे। देखिएगा ऐसे समझिए भौतिक गुण अधातु और रासायनिक गुण। भौतिक गुण आपको क्या सामने से आपको दिखेगा, और जो रासायनिक गुण होगा क्या है वो अंदर ही अंदर गुण, अंदर ही अंदर जो गुण पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक गुण। ऐसे समझिए कि आप जब किसी लड़की को क्या देखने जाते हैं, शादी सेट होता है, तो आप जब लड़की को देखने जाते हैं तो सिर्फ आप उसका क्या बाहरी जो सुंदरता है, हाव भाव क्या है, मतलब हाव भाव नहीं, जो आप क्या सिर्फ बाहरी बनावट जो होता है वो देखते हैं, लड़की खूबसूरत है, अच्छी है, गोरी है, ये देखते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, काला गया धातु में भौतिक गुण कहलाएगा। अब जब वही शादी करके हम उस लड़की को लाते हैं तो उसके बाद उसका क्या रंग देखने को मिलता है, गुस्सा के बोलती है, चिल्ला के बोलती है ना, बदतमीजी करने लगती है, तो वो उसका क्या हो गया, आपका रासायनिक गुण हो गया, है ना। तो आप ऐसे समझ सकते क्या रासायनिक गुण और भौतिक गुण। ठीक है, मतलब जो भौतिक गुण होगा वो सिर्फ बाहरी आवरण बाहर, मतलब आप उसको क्या सिर्फ बाहर बाहर से आपको दिखेगा, लेकिन रासायनिक गुण जो होगा आपको सिर्फ क्या होगा, वो अंदर ही अंदर होगा। देखिएगा अब क्या है, हम लोग पढ़ते क्या धातु का रासायनिक गुण। देखिएगा पहला क्या है, धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया, मतलब धातु को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बोल रहा है कि जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है ना। कहने मतलब क्या है कि अगर कोई क्या कोई धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है, तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। मतलब जो धातु को हम लोग लेंगे उसी धातु को क्या बनेगा, आपका ऑक्साइड बनेगा। अगर सोडियम लेंगे तो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ क्या है, जैसे धातु और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा है, इसी धातु का क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या है सोडियम, इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम लीजिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक लीजिएगा जिंक ऑक्साइड, मतलब आप जो धातु को लीजिएगा उसी का क्या बनेगा, आपका ऑक्साइड बनेगा। ओके, अब देखते हैं इसी में क्या है, लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लगना क्या होता है, तो बोल रहा है कि जब लोहे से बने कोई भी सामान है ना, नमी वाली हवा में क्या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो लोहे लोहे पर क्या भूरे रंग का क्या परत जम जाता है, और ये जो भूरा रंग का जो परत है वो क्या होता है, आयरन होता है। लोहा क्या होता है, आयरन। आयरन आयरन को किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, मतलब जो हम धातु लेंगे उसी का क्या बनेगा, आपका ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो वही बोला कि लोहे में जंग लगना क्या है, जब लोहे से कोई भी बने सामान को हम लोग क्या करते हैं, जब उसमें क्या है हवा में जो नमी होता है, ठीक है, उस ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या उसके जो सामान पर आपको दिखेगा, है ना, उस पर क्या भूरे रंग का क्या परत जम जाता है, और वही परत आपका क्या है, आयरन ऑक्साइड, मतलब वो ऑक्साइड होता है। ठीक है, समझ में नहीं आया, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब आप कोई भी लोहे के सामान को, है ना, ऐसे ही नमी वाले हवा में क्या करते हैं, आप छोड़ देते हैं, तो वह जो आपका लोहा होता है धातु से अभिक्रिया करके क्या है, ऑक्साइड बना लेता है। और देखिएगा धातु पर क्या है, भूरा रंग का क्या परत जम जाएगा, तो वो जो भूरा रंग का परत है वो क्या आपका आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, देखिएगा बोले यह भूरे रंग का परत होता है जो क्या है ऑक्सीजन से अभिक्रिया के कारण क्या है बनता है। मतलब लोहा पर जो भूरा रंग का आप ऑक्साइड देख रहे हैं, है ना, भूरा रंग का परत, वही परत का क्या है, आयरन ऑक्साइड होता है, जो कैसे बनता है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के कारण बनता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो परत लोहा पर आपका आयरन ऑक्साइड बन गया, है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण या लोहे में जंग लगना। बस में क्या क्या बोले सो कि जब कोई धातु से बने सामान को, है ना, आप
ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ पे क्या हवा में नमी की मात्रा होती है ना। तो वो जो आपका लोहा का सामान है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, तो आयरन ऑक्साइड बना देता है। मतलब धातु पर क्या होगा आपका भूरे रंग का क्या परत बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु का संक्षारण या धातु में सॉरी क्या बोल रहे हैं, लोहे का क्या बोल रहे हैं, हाँ धातु का संक्षारण बोलते हैं या इसी पर क्या है लोहे में जंग लगना बोलते हैं। बस में नहीं आया, ठीक है। अब जैसे देखिएगा यहाँ क्या है, लोहा लिए है ना, आयरन लिए, क्या लिए आयरन, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या है मतलब हवा जल, हवा में क्या है, हवा में नमी की मात्रा, हवा में नमी का मतलब होता है कि हवा में क्या पानी की मात्रा, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन कराया क्या बना लिया, यही आपको क्या है जंग, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग जंग लगना बोलते हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या है, हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। धातु का क्या है, पहला जो रासायनिक गुण पढ़े थे क्या, धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, है ना। अब हम लोग क्या है धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया देखते हैं कि अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब धात्विक लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि अगर कोई धातु अम्ल के साथ क्या करेगा अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, उसी धातु का लवण बनाएगा और साथ में क्या है आपका हाइड्रोजन गैस निकालेगा। बस समझ में आया कि अगर कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जो धातु हम लिए हैं उसी धातु का लवण बनता है और साथ में क्या आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। मतलब यहाँ देखिएगा जैसे हम लोग क्या लिए धातु में जिंक लिए और जिंक को किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब ये अम्ल है, HCl क्या होगा अम्ल है, तो इसी धातु ये धातु का क्या बनेगा आपका लवण बनेगा, जिंक क्लोराइड क्या है लवण है ना, साथ में क्या निकलेगा आपका हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर कोई धातु को हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं उसी धातु का क्या बनेगा आपका लवण बनता है और साथ में क्या हाइड्रोजन गैस निकलता है। एक और एग्जाम्पल में देखिए मैग्नीशियम लिए और क्या इसको अम्ल के साथ रिएक्शन कराए अभिक्रिया कराए क्या बना आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी आपका क्या है एक तरह का लवण है, ये भी क्या है आपका एक तरह का लवण, मतलब जो धातु उसी का क्या है लवण बन गया और साथ में क्या है आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। अब हम लोग धातु का क्या है तीसरा जो विक्रिया पढ़ते देखिएगा गुण, धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया। अभी हम लोग क्या पढ़े, पहला जो धातु का रासायनिक गुण पढ़े थे क्या धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहा था तो क्या धातु ऑक्साइड बना रहा था, तो वही धात्विक ऑक्साइड को क्या है उसी धात्विक ऑक्साइड को जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। देखिएगा कि धात्विक ऑक्साइड जो पहला हम लोग पढ़े थे उसमें जब धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है धात्विक ऑक्साइड बनता है, तो उसी ऑक्साइड को जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। देखिएगा तो वही धात्विक ऑक्साइड का जो गुण होता है क्षारीय होता है, मतलब जो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है वो कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, प्राकृतिक कैसा होता है, तो वो क्षारीय होता है। तो वही बोल रहे कि धात्विक ऑक्साइड का गुण क्षारीय होता है, अतः ऑक्साइड तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो धात्विक लवण बनाता है तथा साथ में क्या है जल बनाता है। मतलब अगर देखिए ये क्या होता है आपका धात्विक ऑक्साइड, ये क्या है आपका क्षार है, क्षारीय गुण होता है, क्षारीय का गुण होता है, मतलब ये क्या है एक तरह का क्षार है। जब हम क्षार को क्या है अम्ल के साथ, तनु अम्ल के कहने मतलब है कि वैसा अम्ल जिसमें क्या है जल की मात्रा ज्यादा होता है, ठीक है। तो तनु अम्ल जब, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कराता है क्या बनता है लवण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जब धात्विक ऑक्साइड ये आपका क्या क्षारीय है और इसको जब हम अम्ल के साथ क्या कर रहे हैं अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा धात्विक लवण बनेगा और साथ में क्या है जल निकालेगा। मतलब जिस धातु का ऑक्साइड लेंगे है ना उसी धातु का क्या है लवण बनेगा और साथ में क्या निकालेगा आपका जल निकालता है। बस में नहीं है कि क्या जब हम किसी धात्विक ऑक्साइड को क्या बोल रहे हैं, तो जब हम किसी धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसी
धात्विक ऑक्साइड का, है ना, क्या है उसी धातु क्या है बन जाएगा आपका लवण बनेगा और साथ में क्या है जल निकालेगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिए हैं, ये क्या आपका सोडियम ऑक्साइड, क्या है सोडियम ऑक्साइड है, इसको ये क्या है ऑक्साइड है, और इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, अम्ल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। जब यह अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है क्या बन रहा है आपका सोडियम क्लोराइड, मतलब इसी का क्या है लवण बन रहा है और साथ में क्या है हाइड्रोजन जल निकल रहा है। बस में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं कि जब धात्विक ऑक्साइड को, है ना, हम किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो धात्विक ऑक्साइड है उसी धातु का लवण बनेगा और साथ में क्या हाइड्रोजन गैस, सॉरी साथ में क्या है जल निकलेगा। ठीक है, हम लोग का क्या है आगे देखते हैं, धातु का जल से विक्रिया, क्या है धातु के जल से विक्रिया। तो जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या है धात्विक हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, मतलब अगर कोई धातु हम लिए और उसको क्या है किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाएगा उसी धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बस बनाया, जैसे यहाँ पे क्या लिए सोडियम, क्या लिए सोडियम को किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं जल के साथ, क्या बनाए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए और साथ में क्या निकाल रहा है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। बस बनाया, कहने का मतलब क्या है कि जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करता है रिलीज करता है उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या है हम लोग धातु का भौतिक गुण रासायनिक गुण पढ़ लिए, अब क्या है धातु का रासायनिक गुण पढ़ते हैं। देखिएगा अधातु के रासायनिक गुण, पहला गुण पढ़ने क्या पढ़ रहे हैं अधातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जिस तरह धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बोल रहे हैं जिस तरह धातु को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे थे तो क्या बना था अधातु को ऑक्साइड बनाया था, उसी तरह यहाँ पे भी जब हम किसी अधातु को क्या है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसी अधातु का क्या ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जैसे पहले क्या है अधातु के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अधिकांश अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब जिस जो अधातु लेंगे उसी अधातु का ऑक्साइड बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या है कार्बन, कार्बन क्या होता है अधातु होता है ना, इसको क्या ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बन गया सोडियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ क्या लिए सल्फर लिए, सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं क्या बन गया सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, मतलब जो अधातु लेंगे उसी अधातु को क्या बनेगा ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं क्या जब हम क्या है अधातु को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। देखिएगा कि कुछ अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है, मतलब अगर कोई धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिएगा ये क्या आपका हाइड्रोजन, ये क्या आपका क्लोरीन, है ना, और क्लोरीन आपका क्या है अधातु है, जब इसके साथ रिएक्शन कराएगा क्या बनाएंगे HCl, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, मतलब कि कोई अधातु जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या आगे पढ़ते हैं तीसरा गुण अधातुओं के साथ अभिक्रिया, तो धातुओं के साथ क्या है सॉरी धातुओं के साथ क्या अभिक्रिया, कुछ ऐसे अधातु होता है जो क्या है धातु से भी क्या है अभिक्रिया करता है। ठीक है, जैसे में अधातु कुछ अधातु क्या है कुछ अधातु धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या यौगिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे अधातु है जो क्या धातु से भी क्या करता है अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है यौगिक यौगिक बनाता है। ठीक है, जैसे सोडियम आपका क्या है धातु है, क्लोरीन आपका क्या है अधातु है, दोनों साथ रिएक्शन किया अभिक्रिया के क्या बना लिया सोडियम क्लोराइड बना लिया। इसी तरह ये क्या मैग्नीशियम आपका क्या अधातु है, ये क्या क्लोरीन आपका सॉरी मैग्नीशियम क्या धातु है और क्लोरीन क्या अधातु है, दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लिया मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया, मतलब कुछ ऐसे अधातु है जो क्या है धातु के साथ क्या अभिक्रिया करता है। ठीक है, और क्या बनाता है आयनिक यौगिक बनाता है। अब यहाँ से आपका क्या है मेन चैप्टर जो है आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है,
आपको बोला जाएगा खनिज किसे कहेंगे या मिनरल्स किसे कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। तो वे पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जिन्हें हम क्या है पृथ्वी के सतह से क्या है खोद करके खनन करके क्या है निकालते हैं, वह पदार्थ का क्या है खनिज कहलाता है, मिनरल्स कहलाता है। बस में क्या बोले तो वैसे पदार्थ जो पृथ्वी के सतह से क्या है खोद करके भू प्रकृति से क्या खनन करके हम निकालते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे खनिज बोलेंगे, खनिज, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल क्या है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनमें क्या धातु उपस्थित होती है खनिज कहलाता है। मतलब क्या है कि वे सारे पदार्थ, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है और क्या उसमें धातु का गुण पाया जाएगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग खनिज पदार्थ बोलेंगे। एक और डेफिनेशन देखिए कि तत्व या यौगिक जो पृथ्वी के भू प्रकृति में पाए जाते हैं, मतलब पृथ्वी के सतह में जो पाए जाते हैं, है ना, भू प्रकृति में। देखिए पृथ्वी का 3 लेयर होता है, सबसे बाहरी परत क्या है भू प्रकृति, क्या है भू प्रकृति, है ना। फिर इसके बाद क्या आता है मेंटल, क्या आता है मेंटल, है ना। और जो अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं कोर, है ना। तो भू प्रकृति पर जो पाया जाएगा खोद करके जो हम तत्व को या यौगिक को निकालेंगे, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे खनिज बोलते हैं, ठीक है। समझने की नहीं है खनिज किसको बोलेंगे, सो खनिज क्या है तो वे पदार्थ जिसको पृथ्वी की सतह से खनन करके निकाला जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे खनिज बोलेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण में क्या है लोहा, बॉक्साइट, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि आपका क्या है खनिज कहलाता है, ठीक है। अब देखिएगा अयस्क क्या है, अयस्क इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिएगा वे खनिज क्या है, वे खनिज जिसमें जिनमें किसी विशेष धातु या तत्व की मात्रा ज्यादा होती है तथा उन धातुओं या तत्वों को क्या है लाभकारी रूप से कम खर्च में क्या है निकाला जा सकता है, ऐसे कहलाता है। जैसे कहने मतलब क्या है कि आपका भू प्रकृति पे आपका बहुत सारा ऐसे क्या है खनिज पाया जा रहा है ना, ऐसे खनिज क्या पाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो जो खनिज पदार्थ ये क्या है आपका पूरा पूरा क्या कहलाएगा खनिज पदार्थ इसमें, लेकिन जो हमारे लिए यूजफुल धातु है या लाभकारी जो धातु है ना, इसमें थोड़ा सा है ना, इसमें थोड़ा ज्यादा है, ये क्या है पूरा ज्यादा है ना, तो इसमें क्या है कम पाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें आपका क्या है ये खनिज पदार्थ कहलाएगा आपका, लेकिन इसमें धातु जो मेरा लाभकारी जो तत्व है वो क्या है कम है ना, तो ये आपका खनिज कहलाएगा। ये आपका क्या है इसमें भी क्या कम मात्रा में पाया जा रहा है। जब हम ये देखते हैं तो ये आपका क्या अयस्क कहलाएगा, क्या कहलाएगा अयस्क। तो वे खनिज क्या है, वे खनिज जिसमें धातु या जो हमारे लिए यूजफुल तत्व या यौगिक की मात्रा ज्यादा होगी और उसको निकालने में क्या हमको कम खर्च पड़ेगा, है ना, वही खनिज हमारा क्या कहलाएगा अयस्क कहलाएगा। बात समझ में नहीं आया क्या, खनिज ही आपका क्या कहलाता है अयस्क कहलाता है। लेकिन कब खनिज अयस्क कहलाएगा, तो खनिज में जब हमारे लिए क्या यूजफुल लाभकारी तत्व या यौगिक की मात्रा ज्यादा रहेगा और उसको निकालने में हमें क्या कम खर्च पड़ेगा, तो वही जो खनिज है वो क्या कहलाएगा आपका अयस्क कहलाता है। बस समझ में नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग क्या है समझिए अयस्क किसको कहलाते हैं, देखिएगा तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, मतलब जितने देखिए इसमें भी अयस्क छोटा कम पाया जा रहा है ना। देखिएगा सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्या बोल रहे हैं कि देखिए ये अयस्क है इसको हम लोग क्या बोलेंगे खनिज बोलेंगे, लेकिन सभी खनिज आपका ये भी खनिज है ये भी खनिज है ये भी खनिज पदार्थ है, तो क्या इसको हम अयस्क बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमारे लिए जो लाभकारी धातु बोलिए तत्व बोलिए या यौगिक बोलिए इसमें क्या है कम है। आप अयस्क किसको बोल रहे हैं तो वे खनिज जिसमें हमारे लिए लाभकारी धातु तत्व या यौगिक कोई भी अगर सबसे ज्यादा पाया जा रहा है उसको कम खर्च में निकाल रहे हैं तो हमको क्या है वो खनिज क्या कहलाएगा अयस्क कहलाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जितने भी अयस्क हैं मतलब ये अयस्क है ये क्या कहलाएगा आपका
खनिज मतलब जितने भी अयस्क है वो खनिज होगा, लेकिन सभी खनिज में क्या अयस्क नहीं। जैसे ये भी आपका खनिज है, ये आपका अयस्क नहीं कहलाएगा, ये भी आपका क्या खनिज है, लेकिन ये अयस्क नहीं कहलाएगा। तो वही बोला कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज क्या अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अयस्क के क्या प्रकार, क्या है अयस्क के प्रकार। सल्फाइड अयस्क मेनली ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या है सल्फाइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और क्या है ऑक्साइड अयस्क, है ना। ये क्या खनिज के सॉरी अयस्क के क्या 4 प्रकार है। ठीक है, अब क्या हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना। देखिएगा अभी हम लोग अयस्क के प्रकार पढ़े थे, आप देखिएगा कुछ धातु जो क्या है वैसे अयस्क जिससे क्या धातु प्राप्त किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कॉपर, क्या है कॉपर आपका धातु है, तो कॉपर से हमें क्या है कौन कौन से अयस्क से हम क्या कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्या है कॉपर पाइराइट, क्या है कॉपर पाइराइट से हम क्या है कॉपर बनता है या निकलता है। कॉपर ग्लास से भी क्या कॉपर बनता है। क्यूब क्या क्यूब प्राइट से भी क्या है कॉपर बनता है। और मेलेटाइट से भी क्या है, मतलब ये जो मेरा क्या कॉपर का अयस्क है और इससे हमें क्या प्राप्त होता है कॉपर प्राप्त होता है। ये क्या है कॉपर प्राइट का संगठन सूत्र है CuA3Sa2। कॉपर ग्लास का क्या है C2Sa। क्यूब प्राइट का क्या है Cu2O है। मेलेटाइट का क्या है CuOH और 2 CuCO3 है। ये क्या है आपका अयस्क है, इसका क्या ये आपका संगठन सूत्र है। ठीक है, उसी तरह देखिएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हमको कौन से अयस्क से क्या है प्राप्त होता है। तो बॉक्साइट, क्या है बॉक्साइट, क्या है Al2O3H2O। ये क्या इससे हमें क्या प्राप्त होता है एल्युमिनियम। केलोलिनाइट, है ना Al2OH4SiO3 से हमें क्या है एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब ये जो है आपका क्या है अयस्क है और इससे हमें क्या है वो उससे रिलेटेड हमको धातु प्राप्त होता है। जैसे हेमेटाइट, क्या है हेमेटाइट जो है आयरन का क्या अयस्क है, क्या है अयस्क है। मैग्नेटाइट क्या है आयरन का क्या है आपका अयस्क है। ठीक है, सिडेराइट क्या आपका आयरन का अयस्क है। मतलब इससे हमें क्या प्राप्त होता है आयरन प्राप्त होता है। ओके, से जिंक का देखिए, तो जिंक ब्लेडी क्या है जिंक ब्लेडी अयस्क है आपका किसका आयरन का। और इससे सॉरी सॉरी जिंक ब्लेडी क्या है किसका अयस्क है जिंक का, जिससे हमें क्या है जिंक प्राप्त होता है। केलेमाइन ये भी क्या इससे हमें जिंक प्राप्त होता है। जिंकाइट इससे भी क्या हमको जिंक प्राप्त होता है। और ये क्या आपका इससे संबंधित क्या संगठन सूत्र है। ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं धातु का निष्कर्षण या धातु का कर्म। ठीक है, धातु का निष्कर्षण बोलिए या धातु का कर्म बोलिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या मेटलर्जी बोलिए। ठीक है, दोनों बातें की है। तो धातु का निष्कर्षण क्या होता है, ठीक है तो समझते हैं। बोला अयस्क में उपस्थित धातु की मात्रा शुद्ध मात्रा में नहीं पाई जाती है। बोला क्या कि अयस्क जो हम धरती से जमीन से खोद के क्या निकालते हैं, ठीक है, तो उस अयस्क में जो है धातु जो होता है शुद्ध मात्रा में आपका क्या है नहीं पाया जाता है। इसलिए अयस्कों से विभिन्न तरीकों से क्या धातुओं को अलग करना पड़ता है ना। क्या बोले कि जो हम अयस्क हमको प्राप्त होता है वो क्या है उसमें जो धातु मिलता है खनिज जो अयस्क क्या है जैसे बोलते जो खनिज में हमें क्या अयस्क मिलता है उस अयस्क में क्या है जो धातु है क्या वो शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। उसको हम क्या बहुत से तरीके से जो मेरा अशुद्धियां है ना उसको अलग करने का क्या है तरीका हम लोग क्या बोलते हैं तो धातु का निष्कर्षण बोलते हैं। अयस्क में जो धातु है उसको उसकी जो अशुद्धता को दूर करने का जो प्रक्रिया है ना जो हम अलग अलग क्या तरीका अपनाते हैं, ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं धातु का निष्कर्षण बोलते हैं। वही लिखा हुआ है ना। देखिएगा अयस्क से धातुओं की शुद्ध मात्रा को क्या है अशुद्ध क्या है अशुद्ध मात्रा को अलग करना या शुद्ध मात्रा अशुद्ध मात्रा को अलग करना या प्राप्त करने की क्या है प्रक्रिया क्या धातु निष्कर्षण धातु को धातु कर्म कहते हैं। बोला क्या सॉरी देखिएगा अयस्क से
मतलब जो मेरा अयस्क है, खनिज से क्या है, अयस्क मिल रहा है, तो खनिज पदार्थ से जो धातुओं की शुद्ध मात्रा को क्या है अलग करना, मतलब जो अयस्क है, जैसे आप ये क्या है, आपका खनिज है, ये आपका क्या मतलब खनिज नहीं, आपका क्या अयस्क है, तो ये जो अयस्क है क्या ये शुद्ध रूप में है, नहीं है, इससे जो धातु हमको प्राप्त होगा तो उसको जो शुद्ध मात्रा में हम प्राप्त कर अयस्क से शुद्ध धातु को अलग करना या प्राप्त करना के जो प्रक्रिया है उसी हम लोग क्या बोलते हैं, धातु का निष्कर्षण बोलते हैं। मतलब वासनाएं क्या बोले, तो जो अयस्क है उससे शुद्ध धातु को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु का निष्कर्षण बोलते हैं या तो धातु का कर्म बोलते हैं। ओके, सुनाया। अब देखिए अयस्क का सांद्रण क्या है, अयस्क का सांद्रण देखो, देखिएगा धातु के अयस्क से निष्कर्षण के पूर्व अयस्कों में से क्या है अशुद्धियों को क्या है हटाया जाता है, क्या है गैंग को धातु के अयस्क से क्या साफ किए जाने की प्रक्रिया क्या है, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। कहने मतलब क्या है, देखिएगा अयस्क का सांद्रण क्या है, तो बोला क्या धातु के अयस्क से निष्कर्षण से पूर्व, मतलब जो हम जो शुद्ध धातु प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, जो अयस्क से हम शुद्ध धातु प्राप्त कर रहे हैं उससे पहले अयस्क से, है ना, जो अशुद्धियों को मतलब जो गैंग होता है, गैंग मतलब जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसको जो अलग करने की जो प्रक्रिया है, मतलब धातु को जब निष्कर्षण करने से पहले हम लोग प्रोसेस होता है ना, मतलब उससे क्या है अयस्क से हम जो है निष्कर्षण से पहले हम क्या करते हैं, धातु का सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने में मतलब क्या है, तो जो मेरा अयस्क में जो अशुद्धियों को क्या है अलग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे उसमें अयस्क में आपका मिट्टी बालू ये सब क्या है पाया जाता है, तो उसको जो अलग करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है, आपका अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ठीक है, समझ में नहीं आया, देखिएगा क्या बोला, धातु के अयस्क से निष्कर्षण के पूर्व, मतलब जब धातु को साफ करने के मतलब निष्कर्षण मतलब साफ करने से पहले, है ना, पूर्व अयस्कों में से अशुद्धियों को क्या हटाया जाता है, मतलब जब हम उसको निष्कर्षण करने वाले होते हैं या साफ करने वाले होते हैं उससे पहले हम क्या धातु का सांद्रण करते हैं, मतलब जो अयस्क में अशुद्ध पदार्थ है तो क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। ठीक है, और क्या साफ करने जाने जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोलते हैं, अयस्क का सांद्रण बोलते हैं। बात समझ नहीं आया, मतलब जो धातु का अयस्क है ना, तो उसके निष्कर्षण से पहले हम ना अयस्क के जो अशुद्ध पदार्थ है जैसे बालू धूल मिट्टी ये सब क्या अलग करते हैं, है ना, इस प्रोसेस को इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु का सांद्रण करते हैं। मतलब कोई भी धातु को जब हम निष्कर्षण करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, धातु का सांद्रण करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या गैंग क्या है, गैंग गैंग क्या होता है, मतलब गैंग मतलब अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, देखिएगा तो पूर्ण पृथ्वी के की सतह से प्राप्त अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां मिट्टी बालू आदि को क्या बोलते हैं, गैंग कहलाती है। देखिएगा मतलब पृथ्वी से जो मेरा अयस्क प्राप्त हुआ है ना, और उस अयस्क में से जो मिट्टी बालू पाया जा रहा है वही मिट्टी बालू को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। ओके, अब देखिएगा अयस्क के सांद्रण की विधियां, मतलब जो अयस्क है उसमें जो सांद्रण की विधियां हैं, मतलब हम कैसे कैसे क्या अलग करते हैं अयस्क से अशुद्ध पदार्थ को, कैसे कैसे किस किस प्रक्रिया से क्या है अलग करते हैं, वो देखिएगा क्या अलग करेंगे, तो अयस्क से अशुद्ध पदार्थ को। ठीक है, देखिएगा पहला क्या है, हाथ से चुनना, क्या है, हाथ से चुनना, हैंड पिकिंग। देखिएगा ये भी एक आपका क्या है प्रक्रिया है जिससे अयस्क से आपका क्या है शुद्ध पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, मतलब सॉरी अशुद्ध पदार्थ को हटाते हैं। हाथ से चुनना भी आपका क्या है एक प्रक्रिया है जिससे अयस्क से अशुद्ध पदार्थ क्या करते हैं, हटाते हैं। जैसे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि मोटे टुकड़े वाले अयस्क में अशुद्धियों हाथ से चुनकर क्या अलग किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाथ से चुनना। जैसे कोयला है ना, और उसमें पत्थर मिलाया हुआ रहता है तो क्या करते हैं हम हाथ से क्या करते हैं अलग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, चुंबकीय पृथक्करण, क्या है, चुंबकीय पृथक्करण। देखिएगा मैग्नेटिक
सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन कहाँ काम करेगा? तो यदि अयस्क चुंबकीय हो और अशुद्धि नहीं हो तो चुंबक से क्या है, पृथक किया जाता है। मतलब वैसे अयस्क जिसमें क्या चुंबकता का गुण पाया जाएगा, जैसे क्या है लोहा संबंधित जो अगर आपका अगर अयस्क है तो हम उसको किस विधि से अलग करेंगे, चुंबकीय विधि से अलग करेंगे। बात समझ नहीं आया? क्या बोल रहे हैं कि चुंबकीय विधि आपका वहां पे काम करेगा जहां पे जो आपका अयस्क है तो क्या है चुंबक से संबंधित होगा, या मतलब चुंबक का गुण रखेगा। जैसे लोहा संबंधित अगर अयस्क है तो हम उसको कैसे अलग करेंगे, तो चुंबकीय पृथक्करण से अलग करेंगे। बात समझ नहीं आया? उदाहरण में क्या है, मैग्नेटाइट, क्या है मैग्नेटाइट, ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नेटाइट क्या है, आयरन का अयस्क है ना। तो अगर वैसे अयस्क जो क्या है तो आपका चुंबकीय का गुण रखता है या लोहा से संबंधित क्या अयस्क है तो हम उस अयस्क को किससे अलग करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण का यूज करेंगे वहां पे। ठीक है। अब तीसरा क्या है, गुरुत्वीय पृथक्करण या ध्रुवण से। क्या बोल रहा है कि जब धातु का अयस्क भारी हो और अशुद्धियां हल्की हो, पानी की धारा से धोकर भारी अयस्क अलग हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, गुरुत्वीय पृथक्करण या ध्रुवण। तो जब कोई धातु का अयस्क भारी हो, जैसे सोना वोना का जो अयस्क होता है क्या होता है, भारी तत्कन होता है ना। और अशुद्धियां उसमें क्या हो, अगर हल्की हो, जो मिट्टी और बालू हो क्या हल्की हो, तो उसको हम पानी से धो करके क्या करते अलग कर सकते हैं। आप बहुत से ऐसे वीडियो देखेंगे जहाँ पे चाइना में वीडियो की इतना सारा इतना बड़ा क्या कटोरा टाइप का होता है ना, वो मिट्टी उससे उठाया और नदी क्या इसको ऐसे करके क्या होता है, तो उसमें जो मिट्टी उट्टी रहता है क्या बह जाता है और जो सोना का कण होता है उसमें क्या बच जाता है। तो वो विधि कौन सा कहलाएगा, आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या ध्रुवण विधि कहलाएगा। इससे क्या होता है, इस विधि में कि जो आपका अयस्क का जो कण होगा वो मोटा होता है और अशुद्ध पदार्थ क्या जब आपका क्या है हल्का होगा, तो जब हम पानी की धारा में ले जाएंगे तो जो हल्के जो अशुद्ध पदार्थ है वो क्या बह जाएगा मिट्टी पानी में, और जो भारी कण होगा क्या वहीं पे बैठ जाता है। ठीक है। जैसे इस विधि से हम लोग क्या है सोना तीन पत्थर को क्या करते हैं चुनते हैं, ठीक है, पृथक करते हैं। अब देखिए चौथा विधि क्या आपका झाग तैरन विधि, क्या है झाग तैरन विधि। ठीक है। तो देखिए फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस देखिएगा, यह विधि सल्फर सल्फाइड एस्को के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। मतलब आप बताए थे कि सल्फ ऑक्साइड का 4 प्रकार होता है, उसमें से क्या था सल्फाइड एस्क था। तो जो झाग तैरन विधि है वही वैसे एस्क में आपका यूज होगा जो क्या सल्फाइड का एस्क होगा। देखिए इसमें क्या होता है, एस्क को पानी में डालकर और उसमें क्या पानी को क्या मिलाया जाता है और सल्फाइड एस्क बुलबुले पर चिपक कर तैर जाते और अशुद्धियां नीचे क्या आता है। जैसे देखिएगा मान के चलो क्या बोल रहा है कि अगर आपका जो एस्क है क्या है, एस्क है क्या है सल्फाइड है ना, तो इसको क्या कीजिए आप इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है, और इसमें क्या है पानी मिला दीजिएगा, पानी मिला दीजिए और क्या ले लेना आपको पाइन ऑयल, क्या है पाइन ऑयल ले लेना और इसको डाल देना है। तो जब इसको आप मिलाइएगा ना तो जो बुलबुला उठेगा है ना, इस बुलबुला पर जो सल्फाइड का आयन रहेगा, सल्फाइड एस्क रहेगा, तो क्या होगा बुलबुला पर चिपक जाएगा और जो अशुद्ध पदार्थ होगा वो क्या होगा नीचे आपका बैठ जाएगा। ठीक है। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, झाग तैरन विधि बोलते हैं। ठीक है। उदाहरण में क्या है जिंक ब्लेंड, ये सब क्या है या गैलेना, ये क्या इस विधि से हम लोग क्या करते हैं अलग करते हैं। बस बनाया। अब क्या है हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या है आगे देखते हैं। ठीक है। क्या है धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर निष्कर्षण। ठीक है। शुरू में क्या सकेत श्रेणी पाए थे, ठीक है, तो कुछ धातु बहुत अधिक क्रियाशील था और कुछ धातु जो था क्या बहुत ही कम अभिक्रियाशील था, है ना। तो उस आधार पर भी क्या धातु को हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं निष्कर्षण करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या कम अभिक्रियाशील धातु। ठीक है। तो वैसे धातु जो क्या बहुत ही कम क्रियाशील है
उसको हम क्या कैसे निष्कर्षण करेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो सोना, प्लेटिनम, चांदी, तांबा ये धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, इसलिए ये अपनी अयस्कों से आसानी से क्या मिल जाती है या फिर मुक्त अवस्था में क्या पाई जाती है। कहने मतलब क्या है, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, चांदी हो गया, है ना, तांबा हो गया, ये क्या है बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु होता है ना, इसीलिए क्या है ये आपका प्राकृतिक रूप से या मुक्त अवस्था में क्या है ऐसे ही डायरेक्ट क्या है मिल जाता है। ठीक है, मतलब आपको जो कम अभिक्रियाशील धातु है इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या किसी तरह का कोई निष्कर्षण विधि क्या है नहीं होता, डायरेक्ट क्या आपको मुक्त अवस्था में से क्या है पाया जाता है। अगर कुछ एस्क ऑक्साइड के रूप में होता है ना, से आगे देखते हैं जैसे कि कभी कभी ये क्या यौगिक के रूप में होते हैं, मतलब ये सोना हो गया, चांदी हो गया, ये तांबा हो गया, क्या है ये कभी यौगिक के रूप में होता है। तो इसको निष्कर्षण करने का क्या बहुत ही लंबा खर्च नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आप क्या बहुत ही आसानी से हल तक गर्म करेंगे और क्या है जो अयस्क से हमको क्या शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं क्या बोल रहा है कि ये जो कम अभिक्रियाशील धातु है बोले कभी कभी क्या ये यौगिक के रूप में जैसे कॉपर है ना, ये क्या है कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, या Ag2S है। ठीक है, इससे क्या आपको प्राप्त होता है चांदी प्राप्त होता है, कॉपर सल्फेट से क्या प्राप्त होगा कॉपर प्राप्त होगा। तो ये अगर कभी कभी जो अयस्क होता है कम अभिक्रियाशील धातु का है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इससे क्या ऐसे मामले में इन्हें क्या साधारण तापमान या अपचयन द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये जो मेरा कम अभिक्रियाशील धातु का जो क्या है यौगिक है, इसको अगर हल्का सा हम लोग क्या कर देंगे गर्म कर देंगे तो हमको क्या शुद्ध रूप में जो धातु क्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला क्या तांबे का निष्कर्षण देखिएगा, मेरा ऐसे क्या है कॉपर सल्फेट है या कॉपर ग्लास इसे बोलते हैं। ठीक है, देखिए जब इसे कॉपर Cu2S को क्या है जब इसे वायु में भट्ठी में क्या गर्म किया मतलब कॉपर सल्फेट को या Cu2S को वायु की उपस्थिति क्या है भट्ठी में क्या गर्म किया जाता है, तो देखो क्या प्रतिक्रिया होता है। तो जब ये मेरा एस्क है इसको क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या गर्म कर रहे हैं, क्या कॉपर ऑक्साइड बना लिया और साथ में क्या सल्फर डाइऑक्साइड बनाया क्या है निकल रहा है। फिर इसी कॉपर सल्फेट को है ना C2S को क्या है आपका कॉपर ऑक्साइड के रूप के साथ फिर से क्या करेंगे गर्म करेंगे तो मेरे कॉपर क्या है प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध कॉपर क्या प्राप्त हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड क्या फिर से निकलेगा है ना। मतलब क्या है जो मेरा एस्क है किसका कॉपर का C2S कॉपर ग्लास जो है ना, इसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या बहुत ही कठिन या जटिल प्रक्रिया नहीं अपनाया जा रहा, बस हल्का से क्या गर्म कर रहे हैं जिससे हमको क्या है आपका शुद्ध रूप में कॉपर प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, मतलब जो कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं है ना, इसको प्राप्त करने के लिए आपको कोई जटिल प्रक्रिया नहीं करना पड़ता है, जटिल प्रोसेस नहीं होता है, बस ये या तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है ठीक है, या अगर थोड़ा बहुत जो यौगिक के रूप में पाया जाता है उसको क्या सिर्फ थोड़ा बहुत क्या गर्म करेंगे अपचयन करेंगे क्या वो जो धातु का जो यौगिक के रूप में उसको क्या उससे हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरह देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन ही स्वतः हो रहा है, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या है ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया क्या स्वतः हो जाता है और क्या हमको शुद्ध तांबा क्या प्राप्त हो जाता है। मतलब हल्का से ग्रहण करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया अपने आप हो जाएगा और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा शुद्ध जो तांबा का एस के लिए हमको क्या तांबा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए क्या चांदी का है ना, अब देखिए चांदी का निष्कर्षण तो क्या है सिल्वर ग्लास क्या है सिल्वर ग्लास गैस के रूप में है ये, क्या करेंगे इसको वायु में गर्म करने मतलब वायु के उपस्थिति में जब इसको क्या है गर्म करते हैं तो क्या सिल्वर ऑक्साइड क्या है सिल्वर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है रिलीज हो रहा है। अब इसी सल्फर सिल्वर ऑक्साइड को फिर से हम क्या करें गर्म करेंगे तो हमको क्या शुद्ध चांदी का प्राप्त हो जाएगा, क्या निकलेगा ऑक्सीजन निकलेगा। इस प्रकार क्या है शुद्ध चांदी का प्राप्त हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो मेरा कम अभिक्रियाशील धातु है
उसको प्राप्त करने के लिए हमको कोई जटिल प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। या तो ये धातुएं जो कम अभिक्रियाशील है, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो खुला रूप में आसानी से प्राप्त हो जाता है ना। या अगर थोड़ा बहुत यौगिक के रूप में पाया जा रहा है तो सिर्फ इसको हल्का से क्या है हम लोग गर्म करते हैं और ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया स्वतः हो जाता है, जिससे क्या हमको शुद्ध जो धातु है प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या आगे देखते हैं, देखिएगा कम अभिक्रियाशील धातु की विशेषता क्या होता है। बोला ये धातुएं अक्सर मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मतलब जो कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं क्या है मुक्त अवस्था, मतलब स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत कम अभिक्रियाशील धातु। मुक्त अवस्था का मतलब क्या है, सोना देखिएगा तो जो आप बहुत ऐसा वीडियो देखिएगा कि चाइना में कि मट्टी उठाया बर्तन में, बस इसको चाला, सोना क्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या उसको मुक्त अवस्था बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। बोले कि कभी यौगिक में भी मिले तो इनका निष्कर्षण क्या साधारण तापमान में स्वतः अपचयन से क्या किया जा सकता है। अगर कोई धातु क्या है कम अभिक्रियाशील है और औद्योगिक के रूप में पाया जा रहा है तो इसको हल्का से हम लोग गर्म कर देंगे। ठीक है, तो गर्म करने पर क्या है अपचयन की प्रक्रिया होगा, स्वतः अपचयन की प्रक्रिया होता है और क्या हमको जो शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। देखिएगा आगे, इन धातुओं को निकालने के लिए महंगी और जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जो कम अभिक्रियाशील धातु है इसको हमको निकालने के लिए बहुत ही लंबा जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत आसानी से क्या हमको ये प्राप्त हो जाता है। अब देखिएगा हम लोग क्या है कम अभिक्रियाशील पढ़ रहे हैं, अब क्या मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे। देखिएगा जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं इसके बारे में बोला कि ये धातुएं ना तो अधिक अभिक्रियाशील होती है और ना ही बहुत कम अभिक्रियाशील होती है। मतलब समझना है कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं ये ना तो बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है और ना ही बहुत स्लो क्या है रिएक्शन करता है, मतलब मध्यम करता है। ये धातुएं मुख्य रूप से कार्बोनेट और सल्फाइड का क्या होते हैं एसिड होते हैं। मतलब ये क्या बोल रहे हैं अभी जो हम लोग एसिड बताएं 4 प्रकार के बताए थे ना, उसी में देखिएगा कार्बोनेट सल्फाइड एसिड था और सल्फाइड का एसिड था। तो ये जो आपका मध्यम अभिक्रियाशील धातु होगा वो या तो क्या कार्बोनेट कार्बोनेट एस के रूप में होगा या सल्फाइड एस के रूप में पाया जाता है, जैसे जिंक है ना, आयरन, ये सब। देखिए निष्कर्षण का प्रक्रिया मतलब जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है उसको हम लोग निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो पहले देखिएगा एस का सांद्रण क्या है, एस का सांद्रण बताए थे। सबसे पहले क्या है एस से हम अशुद्ध पदार्थ क्या करेंगे हटा देंगे। देखिएगा सबसे पहले धातु को एस को अशुद्धियों से क्या अलग किया जाता है, मतलब जो मेरा सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मध्यम अभिक्रियाशील धातु है उससे क्या अशुद्ध पदार्थ क्या करते हैं हम अलग करते हैं। इसके बाद इसके लिए भी क्या है विधियां उपयोग किया जाता है क्या शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए। एस का साधारण क्या है, एस का साधारण क्या है, सांद्रण क्या बताए थे, तो एस से क्या है जो अशुद्ध पदार्थ को अलग करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाता है सांद्रण कहलाता है। तो जो मेरा मध्यम अभिक्रियाशील धातु है ना, ठीक है, उसके एस से पहले हम क्या करेंगे तो धातु थी एस का सांद्रण करेंगे, मतलब जो अशुद्ध पदार्थ उसको हटाएंगे। उसके बाद है ना जो मेरा एस बचा उसको फिर से क्या है साफ करने के लिए मेरे पास क्या है अलग अलग तरह का विधि होता है, जैसे क्या है फ्लोटेशन, क्या है फ्लोटेशन है ना, फ्लोटेशन बताएं भी है ना। ये क्या सल्फाइड का एस को मतलब जो एस सल्फाइड के रूप में होगा प्राप्त होगा है ना, उसको क्या है फ्लोटेशन विधि से क्या करेंगे हम लोग अलग करेंगे। फिर क्या है चुंबकीय पृथक्करण, वैसे धातु का अयस्क जो क्या चुंबक का गुण रखने वाला हो है ना उसको क्या चुंबकीय पृथक्करण विधि से क्या करेंगे अलग करेंगे। फिर वैसे धातु जो भारी कण होंगे क्या होंगे भारी कण होंगे, जो धातु का अयस्क जो भारी कण होंगे है ना उसको क्या है गुरुत्वाकर्षण विधि से क्या करें अलग करेंगे। ओके, अब देखते हैं एस का उष्मीय अपघटन क्या है, हेडलाइन एस का उष्मीय अपघटन। देखिएगा
मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को के अयस्क को शुद्ध धातु में बदलने के लिए पहले उन्हें क्या भट्टी में गर्म किया जाता है। कहने मतलब क्या है, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है ना, उससे हमको शुद्ध अयस्क प्राप्त करने के लिए हम है ना, हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले भट्टी में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। मतलब उसको सबसे पहले जो मेरा अयस्क है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले गर्म करेंगे। ठीक है, देखिएगा जैसे एग्जाम्पल में क्या कार्बोनेट का अयस्क लिए हैं, कार्बोनेट अयस्क है ना, इन्हें कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन मतलब निष्पातन, इसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन का निष्पातन, मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या गर्म करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, निष्पातन या कैल्सिनेशन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, कैल्सिनेशन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में या बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में है ना, अगर हम गर्म करें तो उसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं या निष्पातन बोलते हैं। तो कार्बोनेट का अयस्क है ना, इसको क्या है, इन्हें कैल्सिनेशन द्वारा क्या गर्म किया जाता है। जैसे यहाँ क्या है, जिंक का यहाँ पे क्या है आपका अयस्क है, ठीक है, इसको क्या है गर्म कर रहे हैं, क्या जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। फिर सल्फाइड का जो अयस्क है, जिंक सल्फाइड यहाँ है, इसको क्या है ऑक्सीजन के रूप में, देखिएगा जिंक सल्फाइड क्या है, इन्हें भर्जन द्वारा क्या हवा में गर्म किया जाता है। भर्जन मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना, ठीक क्या लगेगा, भर्जन का लगेगा। तो जिंक सल्फाइड क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करें क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड। देखिएगा दोनों स्थिति में बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम गर्म कर रहे थे तब भी जिंक ऑक्साइड बन रहा था, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तभी क्या जिंक ऑक्साइड बन रहा है। तो देखिएगा दोनों ही स्थितियों में एस ऑक्साइड में बदल जाता है, मतलब चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कीजिए या ऑक्सीजन के क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कीजिए या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म कीजिए, दोनों ही कंडीशन में जो आपका पदार्थ बनेगा, ठीक है, ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्साइड बनेगा, है ना। देखिएगा यहाँ से जो एस के लिए कार्बोनेट एस के लिए क्या ZnCO3 है ना, जिंक कार्बोनेट लिए, ठीक है। तो ये क्या इसको बिना ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए हैं, क्या जिंक ऑक्साइड बना। और यही सल्फाइड लिए, जिंक सल्फाइड लिए हैं, तो क्या है ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है। मतलब दोनों ही स्थिति में क्या बनेगा, सल्फाइड ऑक्साइड बनता है। फिर देखिएगा अब इसको क्या है, जो सल्फाइड है मतलब ऑक्साइड को क्या है अब कोक मतलब कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के सहायता से गर्म करने पर क्या शुद्ध धातु क्या प्राप्त हो जाता है। देखिएगा ये जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा था ना, अब जिंक ऑक्साइड को क्या कार्बन की उपस्थिति में क्या करेंगे, फिर से गर्म करेंगे तो जिंक मेरा जो शुद्ध धातु क्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आयरन ऑक्साइड है, इसको फिर क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, फिर मेरा यहाँ क्या बच रहा है, शुद्ध आयरन बन जा रहा है। ठीक है, बचने के लिए आया। अब क्या हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या आगे पढ़ते हैं, शुद्धिकरण रिफाइनिंग, है ना। अब जो मेरा आगे है क्या कि जो प्राप्त धातु को आगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या अन्य विधि द्वारा क्या शुद्ध किया जाता है। मतलब जो मेरा यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से जो मेरा धातु प्राप्त हो रहा था, है ना, या आयरन ऑक्साइड से मेरा जो धातु प्राप्त हो रहा था, है ना, उसको क्या फिर से अगर हम क्या शुद्ध करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्या रिफाइनिंग विधि से शुद्ध करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपका क्या एक एक ये बीकर ले लीजिए, बर्तन लीजिए, होता है बर्तन ले लीजिए, ठीक है, इसमें एक कॉपर का हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉपर को शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी विधि से, तो विद्युत अपघटनी विधि से क्या हम कॉपर को शुद्ध कर रहे हैं। देखिएगा तो इसमें क्या आपका एक कॉपर का शुद्ध ब्लेड ले लेना है, ठीक है, जो क्या है आपका एनोड रहेगा, है ना, और उससे क्या है कॉपर का क्या एक आपका जो मोटा लेना है, जो क्या है आपका शुद्ध रूप में रहेगा। ठीक है, ये क्या दोनों ही क्या कॉपर का ब्लेड रहेगा, एक जो पतला वाला रहेगा वो आपका कॉपर का शुद्ध ब्लेड रहेगा, और जो मोटा वाला रहेगा क्या वो कॉपर का अशुद्ध क्या रहेगा, ब्लेड रहेगा। ठीक है, एक साइड क्या माइनस रखेंगे, जो कैथोड कहलाएगा, एनोड क्या आपका पॉजिटिव साइड कहलाएगा। जब आप इसको क्या है किसी डीसी करंट मतलब किसी बैटरी से क्या है आप इसको विद्युत दीजिएगा, करंट फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, और इसमें क्या लेना आपको, कॉपर सल्फेट, जिस मतलब अगर हम इसमें कॉपर को शुद्ध कर रहे हैं तो कॉपर का क्या मतलब विलयन लेना है, और क्या साथ में ले लेंगे, अम्ल ले लेंगे। ठीक है,
मतलब साथ में कॉपर का सल्फेट लेंगे और क्या जो आपका अम्ल है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट लेंगे, ठीक है। मतलब जिस धातु को आप क्या है शुद्ध कीजिएगा उसी का सल्फेट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए। इसे लिखेगा अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है। मतलब ये विलयन आपका। अब इसमें क्या करेंगे, करंट पास करवाएंगे, है ना। वो भी क्या करंट कैसा होना चाहिए, डीसी होना चाहिए, बैटरी द्वारा। जब आप इसमें करंट पास कीजिएगा, ठीक है, तो इसमें जो कॉपर है आपका, ठीक है, ये क्या है, कॉपर आयनीकृत हो जाता है। क्या होता है, कॉपर आयनीकृत हो जाता है, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, अपना जो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है। क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। कौन, ये अशुद्ध वाला, ठीक है। और ये जो कॉपर है जो दो आयन को क्या किया, त्याग दिया है, इसमें दो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये क्या धीरे धीरे इधर क्या आगे और बढ़ता है। और ये जो आपका क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है क्या, ये आगे ऐसे क्या बढ़ते जाता है ना। और बढ़ते हुए क्या इस ब्लेड पर क्या है, लगातार आपका दो, ये लगातार दो कॉपर आयन को त्यागते रहता है और कॉपर आपका क्या है लगातार जो क्या यहाँ से निकलते आयनीकृत होते क्या है लगातार क्या इधर की ओर निकलते रहता है। और ये यहाँ से आपका क्या दो इलेक्ट्रॉन जो है जो कॉपर त्यागता है, क्या ये क्या इस रास्ते से होते हुए क्या इस कॉपर ब्लेड पर क्या है दो नेगेटिव चार्ज आते रहता है। तो इस कॉपर को, ठीक है, इस कॉपर जो इलेक्ट्रॉन है फिर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनीय विधि। और इस पर क्या होगा, जो कॉपर आके क्या चिपक जाएगा आपका। तो इससे क्या होगा आपको, कि आपको कॉपर का क्या है शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या है यहाँ पे गंदगी के रूप में क्या अपद्रव एनोड पैन बच जाता है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनीय अपचयन या विद्युत अपघटनीय या परिष्करण विधि। समझ में नहीं आया। अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अभी हम लोग तीन पढ़े थे, पहला क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण, फिर पढ़े मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण, अब क्या है लास्ट में जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है उसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिएगा जैसे क्या पोटासियम आपका बहुत अधिक क्रियाशील धातु होता है, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, क्या है, मैग्नीशियम, ये सब क्या आपका बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है, ठीक है। अब देखिएगा बोले ये इतने अभिक्रियाशील होते हैं कि इन्हें कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन द्वारा क्या अपचयन करके क्या प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये बोल रहा है क्या कि जो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना, ये इतना अधिक अभिक्रियाशील धातु है कि आप कार्बन से अभिक्रिया करा के या कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करा के क्या कर सकते हैं, इस धातु को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला प्रक्रिया क्या है निष्कर्षण का, अभी अधिक अभिक्रियाशील धातु का, तो सबसे पहले क्या एस क्या है, जो मेरा पोटासियम का एस है ना, पोटासियम का अगर एस कर लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें जो एस में जो क्या है पहले क्या किया जाएगा, इसका एस को शुद्ध किया जाएगा, मतलब जो गंदगी है उस एस में उसको क्या किया हटाया जाएगा, ताकि जो मिट्टी पत्थर क्या है अशुद्ध पदार्थ क्या निकल जाता है, ठीक है। मतलब पोटासियम का एस के लिए तो उससे सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसके जो अशुद्ध पदार्थ है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसी को हटाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं बुरा ऑक्साइड में परिवर्तन धातु को उसके ऑक्साइड में क्या बदला जाता है, मतलब फिर अयस्क को क्या उसके ऑक्साइड में क्या करेंगे हम बदलेंगे। उसके बाद क्या विद्युत अपघटन, मतलब ये प्रोसेस से क्या करेंगे हम विद्युत धातु को क्या करेंगे शुद्ध करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे देखिएगा एग्जांपल दिया है क्या, जैसे बॉक्साइट एल्युमिनियम के लिए है ना, क्या यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना। अब इस एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या है विद्युत अपघटन द्वारा क्या करेंगे हम लोग शुद्ध करेंगे, ठीक है। देखिएगा क्या विद्युत अपघटन बोला, धातु ऑक्साइड को पिघलाकर क्या है जो यहाँ मेरा ऑक्साइड प्राप्त होगा उस ऑक्साइड को पिघला करके है ना, या उपयुक्त घोल बनाकर या तो उसको चूनी चूनी पाउडर करके क्या घोल बना करके है ना विद्युत अपघटन किया जाता है। और विद्युत अपघटन करने के बाद क्या आपका जिस तरह कॉपर इसमें आके चिपक जा रहा था उसी तरह यहाँ का जो धातु लेंगे ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड होगा उसी जो धातु को क्या होगा इस तरह में नॉर्म में क्या होगा आके चिपक जाएगा आपका। तो और
करने के बाद क्या हुआ, आपको शुद्ध धातु क्या है वहां से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो शुद्धिकरण जो है रिफाइनिंग से आपका है ना, सोडियम, एल्युमिनियम, ये सारे धातु क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघटन विधि से क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, जैसे एस लिए हैं क्या, बॉक्साइट, क्या है बॉक्साइट, किसका बॉक्साइट है, एल्युमिनियम का। तो सबसे पहले बॉक्साइट को शुद्ध करके क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है प्राप्त करते हैं, और फिर इसे क्या क्लोराइड के साथ मिलाकर क्या है विद्युत अपघटन किया जाता है। मतलब सबसे पहले क्या हम प्राप्त निकालेंगे, सबसे पहले तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है उससे हम अशुद्ध पदार्थ को क्या करेंगे, हटाएंगे, और उसके बाद क्या है उसको ऑक्साइड के रूप में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो बदलेंगे, और वही ऑक्साइड को फिर क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करके उससे क्या करेंगे, शुद्ध पदार्थ को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसका क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु को निकालने का क्या है, एक प्रक्रिया है। तो वही देखें एग्जाम्पल बताए क्या, ऑक्साइड आपका, ठीक है, सबसे पहले इसको क्या किए हम, ऑक्साइड को शुद्ध करके Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड में चेंज किए। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्रोलाइट है ना, जैसे यहाँ पे विलियन था ना, अम्लीकृत विलियन, उसी तरह क्या क्रोलाइट के साथ मिला करके है ना क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, धातुओं का संरक्षण, क्या है धातुओं का संरक्षण। देखिए वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करके धातुओं की सतह पर क्या परत बनने की प्रक्रिया को क्या संरक्षण करते हैं। बोला कि अगर कोई भी धातु क्या है वातावरण के साथ अभिक्रिया करके धातु की सतह पर क्या है परत बन जाता है, उसी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु का संक्षारण बोलते हैं। समझ में नहीं आया क्या, संरक्षण धातु का संक्षारण किसको बोलते हैं, तो जब कोई धातु वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करके या अभिक्रिया करके है ना धातु के परत पर क्या एक नया परत क्या है बन जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु का संक्षारण बोलते हैं। जैसे एक बार फिर डेफिनेशन बता देते हैं, वातावरण के साथ कौन, धातु जब वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करके धातुओं की सतह पर परत बनने की जो प्रक्रिया है उसी हम लोग क्या बोलते हैं, धातु का संक्षारण बोलते हैं। जैसे लोहे में जो जंग लगना है वो भी क्या है, धातु का संक्षारण है। बस समझ में आया, धातु संक्षारण क्या होता है कि जब धातु वातावरण के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु के सतह पर एक नया परत बन जाता है ना, और उसी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु का संक्षारण। लोहे में जंग लगना ये भी क्या है, धातु का संक्षारण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, डाइंग हो गया। ठीक है, इस चैप्टर में आपको जो भी पॉइंट क्या है समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम क्या करेंगे उसी पॉइंट को लेके क्या फिर से क्या है आपको अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, हम लोग क्या मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।